बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ सुप्रीम कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी खबर है, सेनेटर एजाज़ चौधरी समेत कई मुल्ज़मान को रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फ़ैसला आया है। कुछ देर कबल जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के केसेस के हवाले से समाअत की है और सेनेटर एजाज़ चौधरी समेत हाफिज़ फ़रहत अब्बास को भी प्री अरेस्ट जो बेल है वो दे दी है। उसके साथ साथ उनके साथ शरीक मुलजिम इम्तियाज़ शेख को भी ज़मानत जो है वो दे दी गई है। सेनेटर एजाज़ चौधरी जिनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया गया था सेनेट चेयरमैन की तरफ से, उनको रिहा नहीं किया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 9 मई के हवाले से उनके मुकदमे की समाअत होती है तो 3 रुकनी बेंच क्या कहता है ये आपके सामने रखते हैं। उनके वकील थे मियां अली इशफाक साहब, वो अदालत में पेश हुए। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर की गई है। मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत जो हैं वो की गई हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने अदालत को बताया कि सेनेटर एजाज़ चौधरी ने लोगों को उकसाया, साजिश का हिस्सा रहे। 9 मई की जो साजिश है जिसका इल्ज़ाम है इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के बाकी जितने भी कायदीन हैं उनके ऊपर, और उनमें से बेशतर इस वक्त भी जेलों के अंदर है, बग़ैर किसी ट्रायल के, बग़ैर किसी सज़ा के अभी तक जेलों के अंदर है। लेकिन सेनेटर एजाज़ चौधरी के ख़िलाफ़ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ केस अगर इतना ही मजबूत है तो आप उनको फ़ौजी अदालतों में ले जाते। तो फिर उन्होंने जिस तरह से कहावतन कहते हैं कि पहले भी तो आप 600 लोगों को लेकर गए हैं, वैसे तो 105 लोगों को ट्रायल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वैसे भी आप 600 लोगों को लेकर गए हैं फ़ौजी अदालतों के अंदर, तो अगर इतना ही बड़ा जुर्म था एजाज़ चौधरी का तो उसको भी आप फ़ौजी अदालतों में लेकर जाते, वहाँ पर ट्रायल करते। तो फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने ये हुक्मनामा जारी किया। 3 रुकनी बेंच था। एजाज़ चौधरी जो है वो 11 मई 2023 से गिरफ़्तार हैं। जो वकील थे उन्होंने आज बताया है, सेनेटर एजाज़ चौधरी के मियां अली इशफाक साहब अदालत में पेश हुए थे और उनकी जो ज़मानत है वो आज देने के मंजूरी दे दी गई है और अब उन्हें रिहा किए जाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। गो के इसमें एजाज़ चौधरी साहब की रिहाई होती है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 9 मई के हवाले से जो बहुत बड़ा केस था, मदर ऑफ ऑल केसेस मैं इसको कहता हूँ, या GHQ हमला केस जिस तरह से है, जिस तरह से ये जिना हाउस का केस कहा जाता है लाहौर वाला, ये मदर ऑफ ऑल केसेस है। तो इन केसेस में ज़मानत का मिलना ये इस बात को साबित करता है कि केस के अंदर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उसके मुकाबले में जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं। इतने शवाहिद, इतने गवाह या इतने सबूत मौजूद नहीं हैं कि उन लोगों को मज़ीद जेल में रखा जाए, इसलिए उनको ज़मानत दे दी जाती है। जब केस कमज़ोर होता है, प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाती कोर्ट के अंदर कि इस बंदे ने क्या काम किया है, क्या क्या जो इसने जुर्म किए हैं उनको साबित नहीं कर पाती, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर इवन ट्रायल कोर्ट भी ज़मानत जो है वो दे देती है। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है कि इनकी ज़मानत के बाद क्या बाकी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी ज़मानत मिल पाएगी या नहीं। अगर हम इस केस को देखें और इस केस को अगर हम मिसाल के तौर पर लेकर चलें तो अब ये कभी इम्कान है कि इस केस की वजह से, क्योंकि वो भी बताया जाता है सेनेटर एजाज़ चौधरी भी बाकी मुल्ज़मान के साथ मौजूद थे तमाम तर साजिश में, अगर उनको ज़मानत मिल गई है तो बाकियों को भी ज़मानत मिलने के कवी इम्कानात हैं। इसी केस को वजह बनाकर अब बाकी वकला भी अपनी ज़मानत ले सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब का केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा हों, बाकी उमर सरफराज चीमा हों, इमरान खान साहब का ख़ुद केस हो, उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहा। हाई कोर्ट में ही बेंच टूटे जा रहे हैं, समातें मुलतवी हो रही हैं, इसलिए उनको ज़मानत नहीं मिल रही। अगर उनकी ज़मानत हाई कोर्ट से खारिज होती तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आ जाती और उनको भी ज़मानतें मिल जाती। लेकिन फिर वही है, अगर आईन व कानून के मुताबिक तमाम चीज़ों को देखा जाए तो 9 मई के शवाहिद ना काफ़ी हैं। अगर 9 मई के शवाहिद हैं, कोई वीडियो सबूत हैं तो वो पेश किए जाने चाहिए। अब इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन ने पिछली समाअत के ऊपर भी सबूत पेश किए। अब ये इल्ज़ाम है 9 मई को एक साजिश का, और 9 मई की साजिश का ज़ाहिर है मनसूबाबंदी 9 मई से पहले हुई होगी, तो इसमें 9 मई से पहले का भी एक सबूत पेश करने की कोशिश की प्रोसिक्यूशन ने, जो बड़ा मज़ा का खेज़ था। वो आपके सामने रख दूं कि एक 6 महीने पहले का इंटरव्यू था मियां अली इशफाक साहब के मुताबिक, वो 6 महीने पहले का जो इंटरव्यू, टीवी इंटरव्यू था 9 मई से,
पहले का, उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो वहाँ पर पढ़कर सुनाया गया और कहा गया जी ये देख लें इसके अंदर ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरे जो सबूत थे वो हैं ही 9 मई के बाद। एक सबूत दिया गया 12 मई का, यानी कि वो 12 मई को उकसा रहे हैं। अब 12 मई को वो कैसे उकसा सकते हैं, मामला तो 9 मई को हो गया था। फिर दूसरा एक और सबूत दिया गया, वो भी टीवी प्रोग्राम का था और वीडियो था, वो था 17 तारीख का। उसे भी अदालत ने जो है वो मानने से इनकार किया, क्योंकि वाक़या 9 मई का और सबूत 12 मई और 17 मई के जो पेश किए जा रहे थे, उसे 15 मई का भी एक सबूत था। तो अदालत ने उनको नाकाफ़ी शवाहिद करार देते हुए बहरहाल आज उन्हें ज़मानत जो है वो दे दी है। और ये एक तरह से एक ठंडा हवा का झोंका है उन मुल्ज़मान के लिए जो 9 मई के केसेस में ख़ास तौर पे जो है वो अभी तक जेल के अंदर है और उनके कुछ के ट्रायल जेल ट्रायल हो रहे हैं। वैसे तो जेल ट्रायल नहीं होने चाहिए, ओपन ट्रायल होने चाहिए, और ओपन ट्रायल जिस तरह से होने चाहिए जहां पर मीडिया को भी एक्सेस हो, जहां पर तमाम सिविल सोसाइटी को भी एक्सेस हो, वो देखे जाके कि इन लोगों ने किस तरह से साजिश की है मुल्क के ख़िलाफ़, और तमाम तर जो वो साजिश है वो आवाम के सामने भी आनी चाहिए। लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, कोट लखपत जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर इन तमाम केसेस के ट्रायल जो है वो किए जा रहे हैं। एक जो आज कहा गया ना जैसे नईम अख्तर अफगान की तरफ से कि अगर एजाज चौधरी का इतना ही बड़ा कुछ जुर्म है तो उनको आप फ़ौजी अदालतों में ले जाते, वहाँ पर ट्रायल करते, तो उस पर भी वो काफ़ी बरम थे कि जो इस तरह की जो केस है वो उनके सामने पेश किया गया, इतना कमज़ोर केस था। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और एक वीलॉग में कुछ अर्सा कबल मैंने आपको ये भी कहा था कि जो इस वक्त स्ट्रेटजी है या इस वक्त जो मामलात है वो अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो असीरान हैं तहरीक इंसाफ के, उनमें से बाज़ रहनुमाओं की जो रिहाई है वो होने के इम्कानात काफ़ी होंगे। और अगर ऐसा ही है जैसा वीलॉग के अंदर मैंने बताया था, तो फिर इसका मतलब है कि अब एजाज चौधरी के बाद मज़ीद और यास्मीन राशिद साहिबा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, और बहुत सारे रहनुमा हैं, उनकी भी रिहाई जो करीब में होती भी नज़र आ रही है और उसके भी इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि सब पर तकरीबन सिमिलर केसेस हैं, सिमिलर किस्म के इल्ज़ामात हैं, तो उनको भी ज़मानतें मिलने के इम्कानात काफ़ी हैं। लेकिन अगर उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट आए और जैसे हाशिम काकर, जैसे इश्तियाक इब्राहिम जैसे जजेस वहाँ पर बैठे हों, या जैसे नईम अख्तर अफगान जैसे जजेस वहाँ पर बैठे हों, तो ही ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन उनके केसेस हाई कोर्ट से ऊपर आ नहीं रहे, तो ये भी एक बड़ा अलमिया है। दूसरा, आज के व्लॉग में एक और चीज़ आपके सामने ज़रूर रखता जाऊं। कल एक ख़बर आई थी कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक फिर उसके बाद ये मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें चलनी शुरू हो गई और व्लॉग भी बहुत हुए कि इमरान खान के केसेस अब 2025 में लगने के इम्कानात कम हैं। तो ये अगर बात दुरुस्त मान ली जाए तो ये सिर्फ इस हद तक है कि उनकी जो अपील है वो लगने के इम्कानात कम है, लेकिन सस्पेंशन की जो दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर ने जो आने वाला हफ्ता है उसमें लगाने के अहकामात और हिदायत जारी कर रखी हैं, और सस्पेंशन की जो दरख्वास्त है वो लगने के इम्कानात काफ़ी हद तक है। इस बारे में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी कंफर्म कर चुके हैं कि उनका सबसे पहला फोकस जो है वो सस्पेंशन के ऊपर है, ताकि तोशा खाना में जो इमरान खान इस वक्त सज़ा याफ्ता हैं और जेल में हैं, उनकी सबसे पहले सज़ा जो है वो मुअत्तल हो। जैसे ही उनकी सस्पेंशन की दरख्वास्त लगेगी उसके ऊपर समाअत होगी, और अगर उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो वह ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर अपील जो है वो फिर जिस वक्त भी लगेगी फिर सज़ा कलअदम होगी और उनकी नाअहली ख़त्म होगी। ये फिर फर्दर टू एन एक्सटेंड प्रोसेस होगा, लेकिन सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल हो। जब सज़ा मुअत्तल हो जाएगी तो वो जेल से बाहर ज़मानत पर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर उनकी सज़ा जब भी कलअदम होगी तो फिर उनकी जो नाअहली होती है सज़ा याफ्ता किसी भी बंदे की, वो ख़त्म होने के इम्कानात होते हैं, और उसके ऊपर फिर बाद में समातें होती रहती हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में सिर्फ ये कहना है कि अब इमरान खान का केस 2025 में लगेगा ही नहीं, ये सरासर गलत है। बहुत सारे केसेस लगेंगे, और जो सस्पेंशन की दरख्वास्त है वो भी लगेगी, उसके ऊपर समाअत भी होगी, और इसको इस तरह से पेश किया गया कि अब शायद हाई कोर्ट से तो इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने का इम्कान ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है। गो के कोर्ट पैकिंग के बाद 26वीं आई तरमीम के बाद बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कम से कम दरख्वास्तें लगेंगी, समातें होंगी, और फैसले फिर खुद ब खुद बता देंगे कि वो उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।